लेट 19th सेंचुरी लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और बिजनेस के लिहाज से ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ था और पूरी दुनिया से लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में लंदन आया जाया करते थे। पर अब लंदन में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो कि शायद किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। 1888 लंदन के एक मशरकी हिस्से के एक शहर वाइट चैपेल में मर्डर्स की एक ऐसी दास्तान शुरू हुई जिसने सबको हिला के रख दिया। पहला मर्डर पेश आया जॉर्ज यार्ड की एक बिल्डिंग में, जहां एक शख्स जॉन रीव्स ऑफिस जाते वक्त जब बिल्डिंग से निकल रहा था तो फर्स्ट फ्लोर पे उसने एक औरत की लाश देखी। ये देखकर जॉन काफ़ी घबरा गया और उसने फ़ौरन पुलिस को बुला लिया। कांस्टेबल थॉमस बैरेट वो पुलिस ऑफिसर था जिसने उस डेड बॉडी को विटनेस किया और फ़ौरन बॉडी को एग्जामिन करने के लिए लैब भेज दिया। और बॉडी को एग्जामिन करने के बाद पता चला कि इस औरत को 38 बार चाकू से वार करके मारा गया है और ये वाकया बॉडी के मिलने से कुछ घंटे पहले ही हुआ था। यहाँ हैरानी की बात यह है कि बिल्डिंग में इतने लोग होने के बावजूद भी किसी ने भी उसके चिल्लाने की आवाज़ तक नहीं सुनी। पुलिस ने जब उस औरत की शनाख्त की तो पता चला कि उसका नाम मार्था टैब्रम था और वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। मार्था का बहुत साल पहले डिवोर्स हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मार्था की एक दोस्त मैरी एन कनॉली को हिरासत में लिया और कनॉली ने बताया 6 अगस्त की शाम को वो और मार्था 2 फौजियों के साथ मिली थी और उनसे काफ़ी बातें भी की। लेकिन पुलिस ने जब उन फौजियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो मार्था या उसकी दोस्त कनॉली से मिले भी थे और बिना किसी वजह के पुलिस ने मैरियन को ही झूठा करार दे दिया। इस इन्वेस्टिगेशन के 1 हफ्ते बाद ही एक पुलिस ऑफिसर जॉन नील जब वाइट चैपेल के एक स्ट्रीट बक्स रो से गुजर रहा था तो उसे एक औरत की लाश दिखी। जॉन ने उस लाश को देखकर फ़ौरन उसे ऑटोप्सी के लिए लैब भेज दिया और ऑटोप्सी के बाद पता चला कि इसका मर्डर लाश मिलने से आधे घंटे पहले ही हुआ है और जिसने भी इसका मर्डर किया है उसे इंसानी जिस्म के बारे में काफ़ी अच्छा इल्म था। इस औरत को जिस तरीके से मारा गया था वो किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता था। इस औरत की शनाख्त मैरी एन निकोल्स के नाम से हुई थी और ये भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। निकोल्स के 6 बच्चे थे और ये 56 फ्लावर्स एंड डीन स्ट्रीट में रहती थी। निकोल्स को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये शख्स है कौन जो इतनी बुरी तरीके से औरतों को मारा जा रहा है। एट सितंबर हैनबरी स्ट्रीट की एक बिल्डिंग का रिहायशी जॉन डेविस जब अपनी बिल्डिंग के हेलोवे में आया तो उसने बिल्डिंग का फ्रंट डोर खुला हुआ देखा और बिल्डिंग के पीछे वाला दरवाज़ा बंद था। डेविस को यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि अक्सर बिल्डिंग का फ्रंट गेट बंद होता है और पीछे वाला दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ होता है। डेविस ने जब वो दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ एक औरत की लाश मिली। इस औरत को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि वो मंजर डेविस भी ना देख पाया। उसके जिस्म पर इतने गहरे कट्स दिए गए थे और उसके पेट को काट के सारे अंदरूनी ऑर्गन्स को खींच के बाहर निकाला हुआ था। और पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर जॉर्ज फिलिप ने ये बताया कि इसे भी उसी शख्स ने मारा है जिसको इंसानी जिस्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म है। इस औरत की शनाख्त एनी एलिजाबेथ चैपमैन के नाम से हुई थी, जिसके 7 बच्चों में से उस वक्त सिर्फ 2 ही जिंदा थे। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि एनी जहाँ रहती थी वहाँ का किराया न देने की वजह से क्वार्टर से बाहर निकाल दी गई थी और बाहर निकलने के कुछ टाइम पहले पुलिस की एक विटनेस एलिजाबेथ लॉन्ग ने एनी को किसी आदमी के साथ बातें करते हुए देखा था। एलिजाबेथ उस आदमी को तो सही से नहीं देख पाई लेकिन इस बात पे पूरा भरोसा था कि वो जो औरत थी वो एनी ही थी। और एलिजाबेथ जब उन दोनों के करीब से गुजरी तो उसने दोनों की थोड़ी बहुत बातें भी सुन ली, जिसमें वो आदमी एनी से पूछ रहा था विल यू, और एनी ने जवाब दिया यस। अब पुलिस को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल सका कि उस आदमी ने किस मकसद के लिए उसे ये सवाल किया था, लेकिन एनी एक प्रोस्टिट्यूट थी तो पुलिस वालों ने उसी हिसाब से रिकॉर्ड्स जारी किए। इन दोनों मर्डर्स के बाद वहाँ के लोगों में काफ़ी खौफ फैल चुका था और जिस तरीके से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी लोगों का उन पर से पूरी तरीके से एतमाद उठ चुका था। 29 सितंबर बर्नर स्ट्रीट के एक क्लब में जब वहाँ के सोशलिस्ट अपनी रूटीन सैटरडे मीटिंग ख़त्म करके घर जा रहे थे तो उनमें से कुछ मेंबर्स ने वहीं रुकने का फैसला किया। उसके थोड़ी देर बाद एक घोड़े गाड़ी वाला जिसका नाम लुइस था
जो कि उस सोशलिस्ट क्लब का मुंशी भी था, अपने घोड़े के साथ डटफील्ड्स यार्ड की तरफ जा रहा था, जहाँ पर उसे क्लब के थोड़े साइड यार्ड की तरफ जाने वाली गली में एक औरत की लाश दिखी। लुइस ने क्लब के मेंबर्स को बुलाया और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को बुला लिया। इसी वाक़ये के दौरान बर्नर स्ट्रीट से 1 किलोमीटर से भी कम के फासले पे कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिंस मीटर स्क्वायर पे पेट्रोलिंग कर रहा था, और उसी स्ट्रीट पे मौजूद मीटर स्क्वायर ग्राउंड पे जब एडवर्ड कांस्टेबल पेट्रोलिंग करने गया तो वहाँ उसे एक औरत की लाश मिली। ये दोनों वाक़ये एक ही साथ पेश आए थे और उन दोनों औरतों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, लेकिन इन दोनों वाक़यों का पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, और पुलिस इस बात का भी पता नहीं लगा पा रही थी कि क्या वाकई इन दोनों मर्डर्स के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, क्योंकि ये दोनों खून एक ही टाइम पे हुए थे। जिस औरत की लाश डटफील्ड यार्ड में मिली थी उसका नाम एलिजाबेथ स्ट्राइड था, जो कि एक स्वीडिश इमिग्रेंट थी। स्ट्राइड के मर्डर केस में पुलिस ने एक शख्स इसराइल श्वार्ट्ज को हिरासत में लिया, और श्वार्ट्ज का कहना था कि उसने स्ट्राइड को किसी शख्स के साथ बर्नर स्ट्रीट पे देखा था, और उस वाक़ये को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शख्स स्ट्राइड को ज़मीन पे गिराने की कोशिश कर रहा था, और गिरते वक्त स्ट्राइड बहुत बार चिल्लाई भी सही। श्वार्ट्ज ये देखकर बहुत डर गया और वहाँ से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ मीटर स्क्वायर पे मिलने वाली औरत की शनाख्त कैथरीन एडोइस के नाम से हुई थी। कैथरीन के 5 बच्चे थे और एलिजाबेथ स्ट्राइड की तरह ये भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। मौत से कुछ वक्त पहले कैथरीन एलगेट हाई स्ट्रीट पे नशे की हालत में देखी गई थी, और उसी हालत में उसे अरेस्ट भी किया गया था, और अगले दिन सुबह 1 बजे तक कैथरीन जेल में रही। लेकिन जेल से निकलने के बाद कैथरीन ने किसी शख्स के साथ मुलाकात भी की थी, और दोनों को मिलते हुए जोसेफ नामी एक शख्स ने देख लिया था। जोसेफ का कहना था कि वो शख्स एक सेलर की तरह के कपड़े पहना हुआ था, और उसने गले में लाल रंग का रुमाल भी ओढ़ा हुआ था, और ये मुलाकात कैथरीन की मौत से तकरीबन 10 मिनट पहले की थी। और इन सारे वाक़यों को देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि इन सारे मर्डर्स के पीछे कोई बहुत ही होशियार शख्स का हाथ है, कोई ऐसा शख्स जिसे पुलिस के बारे में भी सब कुछ पता है और लोगों के बारे में भी सब कुछ पता है, और जिस तरीके से ये मर्डर कर रहा है पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ के जा रहा है। और पुलिस को इस बात का ज़रा सा भी हिंट नहीं था कि नेक्स्ट मर्डर वो कब और कैसे करने वाला है। इन सारी वारदातों के बाद 27 सितंबर को लंदन के सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने एक लेटर रिसीव किया, और ये लेटर किसी और नहीं बल्कि उसी शख्स ने भेजा था जो कि इन सारे मर्डर्स के पीछे मुलविस था। उस न्यूज़ एजेंसी ने बाद में उस लेटर को पुलिस के हवाले कर दिया, और उस लेटर को डियर बॉस लेटर से बुलाया जाता है। उस लेटर के फ्रंट पे डियर बॉस लिखा हुआ था, जो कि वो शख्स पुलिस वालों को रेफ़र कर रहा था। इस लेटर की सबसे ख़ास बात यह थी कि पुलिस को अब उस शख्स का नाम मिल चुका था। उस शख्स ने अपनी पहचान जैक द रिपर के नाम से करवाई। नौ नवंबर की सुबह थॉमस बॉयर जब अपनी बिल्डिंग के रूम नंबर 13 पे किराया लेने पहुंचा तो काफ़ी देर दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो हालात का जायज़ा लेने के लिए वो रूम की दूसरी तरफ गया, जहाँ पर उसे एक टूटी हुई खिड़की दिखी, और उसके आगे एक पर्दा था जिसकी वजह से अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो थॉमस ने किसी तरीके से वो खिड़की खोल दी, और जैसे ही उसने खिड़की खोली तो उसे एक औरत की लाश दिखी, और इस औरत को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। उसकी लाश को सर से लेकर पैर तक काट दिया गया था, और बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। बॉडी एग्जामिन करने के बाद उस औरत की शनाख्त मैरी जैन कैली की गई थी, और कुछ ही दिन पहले वो किसी जोसेफ बर्नेट के साथ रह रही थी। अपनी मौत से कुछ दिन पहले कैली कुछ पैसे उधार लेने के लिए जॉर्ज हचिनसन के पास गई थी, लेकिन जॉर्ज ने पैसे देने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त बुरे हालात से गुजर रहा था। थोड़ी ही देर बाद जॉर्ज ने कैली को एक आदमी के साथ देखा, और जॉर्ज ने पुलिस को बताया कि वो आदमी एक वेल ड्रेस शख्स था। मतलब उस शख्स के हुलिये से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी इस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। और जॉर्ज को ये देखकर बहुत हैरानी भी हुई कि इतना वेल ड्रेस मैन कैली के साथ क्या कर रहा है। कैली जब उस आदमी के साथ मिली तो जॉर्ज ने उन दोनों का पीछा किया, और जॉर्ज ने देखा कि कैली उस आदमी को अपने साथ अपने घर पे लेके जा रही थी। उसके बाद जॉर्ज तो वहाँ से चला गया, लेकिन लगभग 4 बजे के करीब कैली के पड़ोसियों ने कैली के कमरे से चीखने की आवाज़ें भी सुनी, लेकिन किसी ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि वो आदमी आखिर था कौन जिसके साथ कैली मिली थी।
और कैली को जिस तरीके से मारा गया था, पुलिस ने उस बात से अंदाज़ा लगा लिया था कि इसके पीछे भी जैक द रिपर का ही हाथ है। और मैरी जैन कैली जैक द रिपर की आखिरी विक्टिम थी। पुलिस अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ये पता नहीं लगा पाई कि ये जैक द रिपर कौन था और ये क्यों सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स को ही अपना निशाना बना रहा था। वाइट चैपेल में लोग, खास करके प्रोस्टिट्यूट्स, काफ़ी अरसे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी और पुलिस ने भी काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन उनमें से किसी का भी जैक द रिपर होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर थॉमस ने जैक द रिपर की शक्लो सूरत के बाबत एक रिपोर्ट भी बनाई और उनकी थ्योरी के मुताबिक जैक एक होशियार और अच्छे हुलिये में रहने वाला एक शख्स है। और डॉक्टर थॉमस के मुताबिक जैक को इंसानी जिस्म के बारे में कोई भी इल्म नहीं है। लेकिन लोगों ने इस थ्योरी को रद्द कर दिया था क्योंकि जैक जिस तरीके से मर्डर कर रहा था, उसे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसको इंसानी जिस्म के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता है। इन सारे मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक इंसान था चार्ल्स क्रॉस। ये वही आदमी था जिसे मैरी एंड निकोल्स की बॉडी मिली थी और लाश मिलने के थोड़ी देर बाद ही उसका एक दोस्त रॉबर्ट पॉल वहाँ पर पहुँच गया था। तो अब पुलिस का शक ये था कि चार्ल्स ने जैसे ही मैरी एम को मारा, उसका दोस्त रॉबर्ट पॉल वहाँ पर पहुँच गया, इसीलिए शायद निकोल्स की हालत बाकियों से काफ़ी बेहतर थी। दूसरा शख्स जिसको हिरासत में लिया गया था उसका नाम था जोसेफ बर्नेट। ये वही आदमी था जो कि मैरी जैन कैली के साथ रहता था। बर्नेट एक मछेरा था, पर बगैर किसी रीजंस के उसे उस जॉब से निकाल दिया गया था और लोगों का कहना था कि जोसेफ क्योंकि कोई जॉब नहीं कर रहा था तो कैली ने प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर दी, लेकिन जोसेफ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। और पुलिस के शक के मुताबिक शायद जोसेफ ने ही कैली को मार दिया हो, क्योंकि शायद वो वाकई एक प्रोस्टिट्यूट थी। तीसरा शख्स जो कि पुलिस की हिरासत में था उसका नाम था एरन कॉमिंस्की। पुलिस का मानना था जैक द रिपर मेंटली तौर पर बिल्कुल अनस्टेबल था और इसी वजह से पुलिस वालों का शक एरन कॉमिंस्की की तरफ गया। कॉमिंस्की दिमागी तौर पर एक पागल था और कॉमिंस्की ने एक बार अपनी छोटी बहन को छुरी से मारने की धमकी भी दी थी, पर यह एविडेंस इस बात को प्रूव नहीं कर रहा था कि ये जैक द रिपर है। इनफैक्ट कोई भी एविडेंस इस बात को प्रूव नहीं कर रहा था कि इनमें से कोई भी शख्स जैक द रिपर है।